हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको अमलगमेशंस के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बताया था कि दोनों कंपनी किस प्रकार से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेगी। आज मैं उसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर एक प्रैक्टिकल सम आपको करवाता हूँ एंड आफ्टर डूइंग दिस सम आई होप जो दोनों केसेस थे मर्जर और परचेज के, वो काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ में आ जाएगी। मैंने स्टेटमेंट पहले ही उतार लिए क्योंकि इस लेक्चर में फिर अदरवाइज 2-3 मिनट इसके ऊपर हमारे लग जाते हैं। तो ये दो कंपनी है ए और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड के पास इक्विटी शेयर कैपिटल पड़े हैं 10 रुपए की, 30 लाख, दैट इज 3 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10। यहाँ पर 8 लाख रुपए के हैं यानी 80,000 शेयर ऑफ 10। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सरप्लस, स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये डिवेंचर्स हैं, करंट लायबिलिटीज हैं और ये एसेट्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड से थोड़ी बड़ी कंपनी है। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रेंड्स कि अप्रैल 21 ए लिमिटेड बी लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है। मींस ए लिमिटेड जो है ट्रांसफरर कंपनी मानी जाएगी। ए लिमिटेड जो है इट विल बी ए लिमिटेड ले रही है, इट विल बी ट्रांसफरिंग कंपनी, और जो इसके अंदर मर्ज होने जा रही है दैट विल बी नोन एज ट्रांसफरर। ए लिमिटेड टेक्स ओवर बी, सो ए लिमिटेड विल बी ट्रांसफरी, जो ये लेगी कंपनी को, और बी विल बी नोन एज अ ट्रांसफर। अब इसने कहा कि ए लिमिटेड विल इश्यू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each to the shareholders of B Limited. In the same sense, 3,011% preference share 100 each to the preference share of B Limited. Look at this now. What we have to find out now? We are to find out purchase consideration. ये आप लोगों के लिए पहला स्टेप रहेगा जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। परचेज कंसिडरेशन में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाएगी केवल उसी को परचेज कंसिडरेशन माना है। और इसने क्या क्या दिया, जस्ट लुक एट दिस नाउ। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 1 लाख इक्विटी शेयर दिया 10 रुपीज का एक, तो 10 लाख रुपए तो ये हो गए, और इसके अलावा 3,011% प्रेफरेंस शेयर दिए एट द रेट ऑफ 100, तो 3 लाख रुपीज ये हो गए। इसके अलावा इसने ये भी कहा है कि बी लिमिटेड के जो डिवेंचर्स हैं ये वाले 75,000, ये ए लिमिटेड ने ले लिए और इसको 12% डिवेंचर्स को 13% डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डिवेंचर भी लिए गए, लेकिन जैसा मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर में बताया था कि बेशक ये कुछ भी ले, लेकिन शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट की जाएगी केवल उसी को ही हम लोग परचेज कंसिडरेशन का पार्ट मानेंगे। तो यू कैन सी फ्रेंड्स 13 लाख रुपीज ये परचेज कंसिडरेशन दिया गया, और जब ये 13 लाख दिया गया परचेज कंसिडरेशन, ये शेयर होल्डर को दिया गया है, और इसी के बिहाफ पर हम सारे के सारे जनरल एंट्रीज और अकाउंट्स को डील करेंगे। तो अब इसने हमसे पूछा कि आपने 2 तरीकों से केस करना है, डीलिंग करना है, और वो डीलिंग क्या होगी कि अगर ये मर्जर का केस हो, अगर ये परचेज का केस हो। तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो ट्रांसफरर कंपनी हो गई उसके अंदर मर्जर की बात हो चाहे परचेज के केस की बात हो, दोनों स्थिति में सेम जर्नल एंट्रीज होंगी। चेंजेस कहां होगा? ट्रांसफरी कंपनी के अकाउंट्स में होगा, जो जहां पर हमें मर्जर के केस में अलग डिस्कशन करनी होगी और परचेज के केस में अलग जनरल एंट्रीज होगी। तो फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं बी कंपनी के पास, जो भी ट्रांसफरर कंपनी है, और केस कोई भी हो मैं अभी आपको इसकी जनरल एंट्री बनवाऊंगा और इसके जो अकाउंट्स बनेंगे वो बनाऊंगा। फिर मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके फिर हम ट्रांसफरी कंपनी की तरफ चलेंगे। और ध्यान दीजिएगा, मर्जर का केस हो चाहे परचेज का केस हो, दोनों स्थिति में बैलेंस शीट भी आपको अलग अलग बनानी पड़ेगी। तो बैलेंस शीट भी मैं आपको साथ साथ बनाऊंगा। तो आई होप कि इस कंप्लीट सब में मर्जर परचेज के मैक्सिमम डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पहली जनरल एंट्री जैसा मैंने बताया था, क्योंकि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को टेक ओवर किया है, मींस उसने सारे का सारा बिजनेस ले लिया। तो पहली एंट्री क्या बताई थी? रियलाइजेशन अकाउंट खोला जाएगा, उसमें सारी संपत्ति ट्रांसफर की जाएगी। संपत्ति कौन सी? संपत्ति 2 ही होती है, दैट इज नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो ये आपने ट्रांसफर करना है बुक वैल्यू पर। अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को सारे का सारा नहीं लिया होता तो ए लिमिटेड ने जो जो संपत्ति ली होती केवल उसको ट्रांसफर करते, लेकिन यहां पर इसने बिजनेस को ही ले लिया है। तो यहां पर आपके पास पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। और एसेट्स में मैं नाम लिखने जा रहा हूं फ्रेंड्स इस बार। नंबर 1
फिक्स एसेट्स एंड नंबर 2 करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स है फ्रेंड्स 10,28,000 रुपए का एंड 7,20,000 का करंट एसेट्स है। इस प्रकार आप देख सकते हैं 17,48,000 रुपए में सारी की सारी एसेट्स इन्होंने ले ली। तो इस प्रकार हम लोगों के पास जो आया है रियलाइजेशन के अंदर सारी की सारी संपत्ति आप लोगों ने ट्रांसफर कर दी। पॉइंट नंबर 2 माय फ्रेंड्स, क्योंकि बिजनेस टेकओवर किया गया है मींस सारी लाइबिलिटी ले ली गई है। बेशक उसने डिबेंचर का अलग से जिक्र किया था, दैट्स अनदर कांसेप्ट, लेकिन यहां पर क्योंकि अलग से इसने बताया है कि बिजनेस टेकओवर कर लिया गया है, तो अब दूसरी एंट्री में हम सारी की सारी लाइबिलिटी कौन सी, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी, चार टॉपिक्स होते हैं। पहला होता है आपके पास इक्विटी एंड लाइबिलिटी के रूप में, जिसमें पहली चीज आती है शेयर कैपिटल, दूसरी चीज आती है जनरल रिजर्व एंड सरप्लस। इनको ट्रांसफर नहीं करना, लेकिन नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज इनको ट्रांसफर करना होता है। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या है 12% डिबेंचर, ये क्रेडिट होते हैं इसलिए इनका अकाउंट बंद करने के लिए डेबिट कर दिया जाएगा। एंड करंट लाइबिलिटी वो भी डेबिट हो जाएगी 2,15,000 रुपए की, और ये किस में ट्रांसफर हो जाएगा फ्रेंड्स, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। ये हो गया 75, 2,90,000 और सन्ड्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइज अकाउंट। तो फ्रेंड्स यू कैन सी दिस। तो मैं ये नरेशन जो इसके कंस्ट्रक्शन जो रचना होती है वो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये पूरी जनरल एंट्रीज में आपको बताया जा चुका है। तो पहली दो एंट्री में हमने सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी। एंट्री नंबर 3 पिछले लेक्चर में जो मैंने बताया था उसको याद कीजिएगा। थर्ड एंट्री में हम जो ट्रांसफरी कंपनी होगी उससे पैसे ड्यू करवाएंगे। कितने रुपए में डीलिंग हुई है, 13 लाख रुपए में। हम इससे मांग होगी कि आपने हमारे 13 लाख रुपए देने, और 13 लाख रुपए में इसका नाम क्या है कंपनी का, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था ट्रांसफरी कंपनी, तो इस बार इसका नाम क्या है, ए लिमिटेड। कितने रुपए में डीलिंग हुई है, 13 लाख रुपए में। और ये डीलिंग किस लिए हुई है, सारी एसेट्स और लायबिलिटी के कारण, और सारी लायबिलिटी और एसेट्स किस में ट्रांसफर कर चुके हैं, रियलाइजेशन। तो ए लिमिटेड हमारी देनदार हो जाएगी। एग्रीड अपॉन, ये परचेज कंसीडरेशन है जिसके ऊपर ट्रांसफरी कंपनी सहमत हुई है 13 लाख रुपए। फोर्थ एंट्री में हमें इसे 13 लाख रुपए लेने हैं। हमें क्या क्या मिलेगा फ्रेंड्स, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपए का, 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपए का। किससे मिला है फ्रेंड्स, ए लिमिटेड से। लीजिए दोस्तों 13 लाख रुपए हमें परचेज कंसीडरेशन के प्राप्त हो। तो ये वो चार जनरल एंट्रीज थी फ्रेंड्स जो मैंने आपको बेसिक बताया था। सारी संपत्ति ट्रांसफर कर दी, सारे दायित्व ट्रांसफर कर दिए, पैसा ड्यू करवा दिया और पैसा ले लिया। 5th, 6th, 7th एंट्री में मैंने आपको ये बताया हुआ था कि अगर बाई चांस कोई संपत्ति इसने नहीं ली तो वो हम बाजार में बेच देंगे, कोई दायित्व इसने नहीं लिया तो वो हम खुद भुगतान करेंगे। पर यहाँ पे ना तो कोई संपत्ति का जिक्र है ना ही कोई दायित्व का, जो पेंडिंग रह गया, तो यानी वो दो एंट्रीज करने की आवश्यकता नहीं है। 7वीं एंट्री में मैंने आपको बताया था रियलाइजेशन के खर्चे, कि रियलाइजेशन के खर्चे करने पड़ेंगे। इस सब में रियलाइजेशन का कोई खर्चा ही नहीं है, यानी वो वाली एंट्री की भी जरूरत नहीं है। फिर मैंने बताया था कंटीजेंट लायबिलिटी कोई देनी हो तो वो भी एक खर्चा हो जाता, उसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया इस सवाल के अंदर। फ्रेंड्स इन सब के बाद हमें एक अकाउंट बनाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। जनरल एंट्री के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, तभी हमें पता चलेगा रियलाइजेशन में फायदा हुआ या नुकसान। तो मैं आप लोगों के लिए ना रियलाइजेशन अकाउंट यहां बना रहा हूं, बाद में मैं इसको साफ कर दूंगा ताकि मैं बाकी की जनरल एंट्री कर सकूं। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर अभी आप लोगों ने खास बात ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। पहले तो ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट यहां डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, टू फिक्स्ड एसेट्स। कितने रुपए फ्रेंड्स, 10,28,000। फिर करंट एसेट्स हाउ मच, 7,20,000। यहां पर बाय 12% डिवेंचर्स हाउ मच, 75,000। बाय करंट लायबिलिटीज हाउ मच, 2,15,000। और यहां पर देखिएगा रियलाइजेशन फिर से क्रेडिट हुआ बाय ए लिमिटेड 13 लाख। ये यहां तक बन गया है। अभी इसको थोड़ा सा और देखिएगा फ्रेंड्स, जो ये 10 लाख रुपए दिए गए हैं, ये दिए गए थे इक्विटी शेयर होल्डर को, और इसमें जो दूसरी लाइन लिखी गई, ये जो 3 लाख रुपए दिए गए थे, ये दिए गए थे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। स्पष्ट इन्होंने बताया है। दोस्तों अगर आप एक चीज ध्यान से देखें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हमारे पास है कितने के, 2,60,000 रुपए के।
और इनको बदले में दे कितने रहे हैं 3 लाख रुपए, तो 40,000 रुपए इनको फालतू दिए जा रहे हैं। और जब वो 40,000 रुपए जो फालतू दिया गया है वो कहां से आएगा, वो रियलाइजेशन अकाउंट से आएगा। तो मैं उसके लिए आपको एक जनरल एंट्री बताना चाहता हूं। आप उस जनरल एंट्री को अभी देख सकते हैं या जब मैं उस एंट्री पे पहुंचूंगा तब आप देख सकते हैं। आपको याद होगा नेक्स्ट एंट्री में मैंने आपको ये बताया था कि सारी एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर करने के बाद जो भी बच गया वो इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में डालना है। याद कीजिए क्या क्या बचा था। एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल बची थी 8 लाख रुपए की, जनरल रिजर्व बच गया, स्टैट्यूटरी रिजर्व बच गया, सरप्लस बच गया। ये सारे का सारा किसके खाते में जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि प्रेफरेंस शेयर जो कैपिटल बच जाएगा वो किसके खाते में जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के खाते में। तो मैं आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाली एंट्री बता रहा हूं। 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट वो किसके खाते में जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। कितने रुपए जाएंगे, 2,60,000 रुपए। लेकिन हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने कितने हैं फ्रेंड्स, 3 लाख। तो ये जो 40,000 रुपए फालतू दिए जा रहे हैं ये 40,000 रुपए रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो ये 40,000 रुपए की जो एक एंट्री आई है ये रियलाइजेशन में डील होगी। और इसके बाद जो 7वीं एंट्री हम करेंगे इसकी, वो हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख और उसको देने क्या है 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए, क्योंकि उसके बदले में हम उसको क्या देने वाले हैं 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। जब भी शेयर होल्डर को पेमेंट की जाएगी ये लास्ट में की जाती है। मैंने आपको यहाँ पहले इसलिए बताया क्योंकि मैं रियलाइजेशन अकाउंट आपको पहले बीच में बनवा चुका हूं, तो इसको पूरा करने के लिए मुझे इसकी मदद अभी लेनी पड़ी। तो क्या सीखा दोस्तों आपने, 10 लाख रुपए देने इक्विटी शेयर होल्डर को, डीलिंग हो चुकी है, और ये 3 लाख इसको देने थे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के देने कितने थे 260 के बदले में दे कितने रहे 3 लाख। तो 40,000 रुपए कंपनी इसको फालतू दे रही है, तो रियलाइजेशन के अंदर डेबिट बैलेंस में चला जाएगा। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रियलाइजेशन का 40,000 रुपए उठकर रियलाइजेशन में आ जाएगा, किस नाम से आ जाएगा 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के नाम से। तो दोस्तों मैं इस 2 एंट्रीज को भी साफ कर रहा हूं आप लोगों के लिए, एंड आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। 3 लाख रुपए का मैं हिसाब किताब कर चुका हूं। 3 लाख रुपए कौन से थे दोस्तों, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए गए। अब यहां पर आप देखिएगा इसका जोड़ आप चेक कर लीजिए, 13 और 2 90, 15,90,000 रुपए, और यहां बन गया आपका 17, 48 और 40, ये ज्यादा हो गया, 17,88,000 रुपए बन गए हैं आपके। तो इसका मतलब यहां पर बैलेंस कम है। यहां पर अगर आपके पास ये बैलेंस कम है तो इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये लॉस लग गया है, और ये लॉस इक्विटी शेयर होल्डर को सहन करना पड़ेगा। कितने रुपए का लॉस लग गया दोस्तों, 1,98,000 रुपए। तो टोटल बैलेंस आ गया 17,88,000। ये अकाउंट बनाने की वजह क्या है, क्योंकि जो ये लॉस लगा है या यहां प्रॉफिट हो जाता, दोनों पे अधिकार किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का। तो दोस्तों मैं अब ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसको मैं साफ कर रहा हूं, और यहां ध्यान दीजिएगा ये लॉस लग गया 1,98,000 रुपए का, और ये लॉस कौन सहन करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स सहन करेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी 1,98,000 रुपए से, एंड टू रियलाइजेशन। तो ये 1,98,000 रुपए का लॉस हो गया, लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये एंट्री करने के लिए हमने पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। तो दोस्तों इन सारी जनरल एंट्री में एसेट ट्रांसफर, लायबिलिटी ट्रांसफर, पैसे ड्यू कर दिए, पैसे ले लिए, और रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट हुआ या लॉस वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हिसाब किताब किया जा चुका है। अब इक्विटी शेयर होल्डर का हिसाब किताब करना रह गया कि लास्ट में इसको कितने पैसे देने। और ध्यान से देखिएगा, हम करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स का हिसाब किताब कर चुके हैं। ये चीजें रह गई, क्या क्या चीज रहेगी देखिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए की इक्विटी शेयर 8 लाख। और क्या पड़ा है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितने का पड़ा है 3 लाख। और क्या है जी, स्टैट्यूटरी रिजर्व कितने का है दोस्तों 35,000। और क्या है फ्रेंड्स, सरप्लस कितने का है 63,000। ये सभी चीजें लायबिलिटी साइड में होती हैं, डेबिट क्रेडिट होती है। खाता बंद करने के लिए इनको क्या किया गया, डेबिट, किसके खाते में चला जाएगा, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। ये सारे का सारा बचा हुआ पैसा किसमें चला जाएगा,
इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में, और ये जो टोटल अमाउंट बना है दोस्तों ये बना 11,98,000। एसेट साइड में कुछ बचा ही नहीं। देख लीजिए फ्रेंड्स, बैलेंस शीट का पूरा इंतजाम हो चुका है। अब इक्विटी शेयर बनाने के बाद अब हम दूसरा अकाउंट बनाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। दो खाते बनाने की बात हुई थी। नंबर 1 कौन सा बनाया, रियलाइजेशन का, दूसरा कौन सा बनेगा, इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर का देखिएगा कहां पर एंट्रीज हुई है। सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर को यहां नुकसान लगा है तो यहां लिख देंगे टू रियलाइजेशन, डेबिट साइड में 1,98,000। और ये सारी चीजें इक्विटी शेयर होल्डर खाते में क्रेडिट हुई है तो आप लिख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सरप्लस एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व। उन सबका जोड़ कितना बना था दोस्तों, 11,98,000। तो इस तरफ कितने कम रहेंगे दोस्तों, 10 लाख कम रहेंगे कि नहीं। और ये 10 लाख किस चीज की है, इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड। ये वो 10 लाख है दोस्तों जो 10 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 11,98,000 का टोटल जोड़। तो अंतिम एंट्री में क्या बनेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को जो हमने क्रेडिट किया है इसका खाता बंद करेंगे, 10 लाख देकर क्या देंगे दोस्तों, इक्विटी शेयर्स इन ए लिमिटेड। तो ये आपका टॉपिक कवर हो गया कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितने रुपए दे दिए गए, 10 लाख। तो क्या सीखा दोस्तों, सारी की सारी एसेट्स ट्रांसफर, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर, पैसे ड्यू कर दिए, पैसे ले लिए, इक्विटी रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, लॉस लग गया। सारे की सारी लायबिलिटी ट्रांसफर कर देगी, बची हुई लायबिलिटी साइड जिसमें शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस थे। फिर शेयर होल्डर अकाउंट बनाया गया और जो घाटा लगा या प्रॉफिट हुआ वो हम दे चुके थे ऑलरेडी रियलाइजेशन में। अंत में जो बैलेंस बचेगा 10 लाख रुपए का वो उसी के बराबर आएगा जितने अमाउंट की बात हुई। ऑलमोस्ट यही चीजें आएंगी। जो भी कोई चेंज होगा वो बैंक बैलेंस के कारण होगा या कोई ना कोई एडजस्टमेंट के कारण होगा, जो मैं आने वाले सवाल में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये सारी जनरल एंट्री जो मैंने बताई ये ट्रांसफरर कंपनी के खाते में होगी और केस चाहे मर्जर का हो या परचेज का, दोनों में सेम होगा। मैं इस बोर्ड को यहाँ साफ कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में जगह इतनी ही है। तो इस एंट्रीज को, इन एंट्रीज को आप समझ गए होंगे। अब इन एंट्रीज का ट्रांसफरी कंपनी से अभी कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, ट्रांसफरी कंपनी से इनका कोई लेना देना नहीं है फ्रेंड्स। अच्छा मैंने ना 2 ही खाते बनाए अभी, रियलाइजेशन का एक बनाया, ट्रांसफरी कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर का एक बनाया। कंपनी चाहे तो बैंक का भी अकाउंट बनवा सकती है, पर इस सवाल में हमें जरूरत नहीं थी। मैं अगले लेक्चर में जब कोई एक और स्टेटमेंट इसमें अच्छी सी ढूंढ के जब वो कराऊंगा तो उसमें मैं बैंक अकाउंट भी बनाऊंगा जिसमें बैंक के अंदर लेन देन अच्छी मात्रा में होगा। एनी हाउ मैं आपको लेके चल रहा हूं दोस्तों ट्रांसफरी कंपनी के पास। और 2 केस है दोस्तों, प्लीज कंसंट्रेट, मर्जर एंड परचेज। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एंट्री क्या बताई थी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड। कितने में बिजनेस खरीदा गया दोस्तों, 13 लाख रुपए। ये है दोस्तों आपकी पहली एंट्री। एंट्री नंबर यहां पर पहली क्या बनेगी, बिजनेस परचेज डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड। कितने रुपए, 13 लाख। याद होगा आपको बताया था, सेम एंट्री। तो दोनों केस में पहली एंट्री सेम। एंट्री नंबर 2, दिस इज द मेन एंट्री। सन्ड्री एसेट्स में सबसे पहले नाम क्या आ रहा है फ्रेंड्स, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स दोस्तों कितने रुपए की आई है, ये रहे 10,28,000। करंट एसेट्स डेबिट कितने रुपए का, 7,20,000। 2 क्या आया दोस्तों, 12% डिबेंचर्स। कितने के आए हैं, 75,000 रुपए। दोस्तों जितने का ये है उतने का ही परसेंटेज लिखा जाएगा। याद कीजिए स्टेटमेंट में क्या था, 12% को 13% में कन्वर्ट कर दिया। जब वो कन्वर्ट करेगा तो अलग एंट्री करेगा, लेते वक्त सेम परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी शोन। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड हियर। 12 की जगह 13 नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे कितना, 12 भी। लेकिन कह देता कि 75 की बजाय 95,000 देने हैं, तो हम यहां पर 95,000 पे लिख देते। ये आने वाले सवालों में फिर आएगा कोई ना कोई टॉपिक। यहां पर क्या था, अमाउंट सेम है, 75 का 75 आएगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया। इस एंट्री में चेंज नहीं किया जाएगा, लास्ट में एक एंट्री की जाएगी उसमें चेंज किया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, अमाउंट जरूर चेंज हो जाएगा। अगर अमाउंट के बारे में कहा गया कि 75 का 80 हो गया, 85 हो गया, 55 हो गया, वो अमाउंट आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल
यहाँ पे अमाउंट 75 ही है, यही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम रहेगा, जिस रेट के ऊपर था उसी रेट पर लिया हुआ माना जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिवेंचर के बाद क्या रहेगा, करंट लायबिलिटी कितने का आया, 2,15,000 रुपए का। टू परचेज कंसिडरेशन कितने में लिया है, 13 लाख। दीज आर द एंट्रीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्जर के केस की सेकंड एंट्री मैंने बताया था टेक्निकल है, क्योंकि मर्जर का केस है इसलिए जनरल रिजर्व, सरप्लस, स्टैट्यूटरी रिजर्व ये सब कुछ लेना है। सबसे पहले स्टैट्यूटरी रिजर्व ले लो 35,000 रुपए का। बच्चों जो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि जो सरप्लस है या जो जनरल रिजर्व है इसको सबसे लास्ट में लेना होगा, सबसे लास्ट में, क्योंकि हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। बाकी चीजें पहले एडजस्टमेंट देखिएगा, प्लीज देखिएगा। वर्किंग नोट्स याद कीजिए क्या था कि परचेज कंसिडरेशन कितने का, 13 लाख रुपए का, 13 लाख का है। इसमें से लेस क्या करना है, शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड जो ट्रांसफर हुई है। ए कंपनी चेक करना चाहती है कि मैंने बी लिमिटेड से कमाया है, खोया है, पाया है, क्या किया है। बी लिमिटेड को 13 लाख दिए हैं, बदले में देखो शेयर कितने के आए हैं, शेयर आए हैं 8 + 2 60, अरे 10,60,000 के आए हैं, तो 2,40,000 रुपए एक्सेस पेमेंट की जा रही है। तो भाई ये तो नुकसान हो गया। ये एक्सेस पेमेंट अब एडजस्ट करेगा ट्रांसफरी कंपनी, किस में करेगा, जनरल रिजर्व में। वहां से एडजस्ट ना हो तो पीएनएल में, फिर भी नहीं हुई तो वो उसका नेगेटिव बैलेंस बन जाएगा। तो जो जनरल रिजर्व सरप्लस यहां आना था वो पीएनएल नेगेटिव में चला जाएगा। ये भी किसी ना किसी सवाल में तुम्हें बताऊंगा, समझिएगा आप क्या करना है। 2,40,000 रुपए का घाटा हो गया, एक्सेस पेमेंट दे रहे हैं, किस में कटेगा, जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व कितना ले रहा हूं मैं इसका, 3 लाख। तो 3 लाख नहीं लिखूंगा मैं, कितना लिखूंगा, 60,000। कैसे, 3 लाख में से 2,40, जनरल रिजर्व 3 लाख एडजस्टेड 2,40, तो बैलेंस कितना रह गया, 60,000। तो जनरल रिजर्व में कितने रुपए दिखाई जाएंगे, 60,000। तो ध्यान दीजिएगा शेयर कैपिटल आ चुकी है इसमें, जनरल रिजर्व 3 की वजह 60 आ गया, स्टैट्यूटरी रिजर्व 35 का 35 आ गया, सरप्लस को हमने छेड़ा ही नहीं है तो ये 63 का 63,000 आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मर्जर के केस में सारे रिजर्व एंड सरप्लस भी लेने हैं, लेकिन आपको एक वर्किंग नोट बनाना है कि मैं कितने फालतू पैसे दे रहा हूं। अगर फालतू पैसे दिए तो जनरल रिजर्व में लेस हो जाएंगे, अगर पैसे कम दिए जाते कि भाई 13 लाख रुपए का था, सामान आ गया 14 लाख रुपए का, तो 1 लाख फायदा हो गया, तो वो 1 लाख रुपए से जनरल रिजर्व बढ़ जाता, तो 3 की बजाय 4 लाख हो जाता। लेकिन यहाँ 2,40 फालतू दे रहे हैं, उसमें से लेस हो जाएगा। तो दिस इज पॉइंट नंबर 2 फ्रेंड्स, एंट्री नंबर 2। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। एंट्री नंबर 3 में क्या है, इससे पैसे ले लो। पैसे तो क्या आए हैं, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल आई है ए लिमिटेड की, कितने की, 10 लाख रुपए की। आई नहीं है, दी है, दी है। भुगतान को, भुगतान किसको भुगतान करना है, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड को। कितना भुगतान करना है दोस्तों, 13 लाख। क्या क्या दिया इसको, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी 10 लाख रुपए की, और क्या दिया था, 11% प्रेफरेंस शेयर कितने के, 3 लाख। लो जी दोस्तों, एंट्री इज डन। फोर्थ एंट्री में रियलाइजेशन का खर्चा बताया था, है ही नहीं। पांचवी में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बताया था, है ही नहीं। लास्ट में क्या करें फिर, एक एंट्री नहीं आ गई इस बार। 12% डिवेंचर लिए थे ना, याद होगा, 75,000 के। खाता बंद करो इसका और नया खाता खोल दो, 13% डिवेंचर बना दो 75,000 के। लो भी दोस्तों, ऑल एंट्रीज डन। कोई डाउट है, दोबारा देख। बिजनेस परचेज, अब परचेज का केस चल रहा है, परचेज का केस चल रहा है। परचेज के केस में सबसे पहले क्या आएगा, फिक्स एसेट्स कितने का, 10,28,000। नंबर 2 करंट एसेट्स कितने का, 720। नंबर 3 12% डिवेंचर, हाउ मच, 75,000। नंबर 4 करंट लायबिलिटी कितना, 2,15,000। नंबर 5 परचेज कंसिडरेशन 13 लाख। बस भाई बस, परचेज के केस में कोई रिजर्व एंड सरप्लस की एंट्री नहीं करना। फिर क्या करना है, दोनों का जोड़ चेक कर लो। इधर का जोड़ ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व बच जाएगा, इधर का जोड़ ज्यादा है तो गुडविल बच जाएगी। एंड वी कैन सी कि ये जोड़ ज्यादा है तो बैलेंस किस में बचेगा दोस्तों, कैपिटल रिजर्व में। और ये बैलेंस कितना बचेगा, 1,58,000। दिस इज योर बैलेंस। तो ये फर्क है मर्जर और परचेज में। थर्ड एंट्री ये वाली सेम टू सेम, लिक्विडेटर को दे दो कितने रुपए, 13 लाख। क्या देना है, एक तो इक्विटी शेयर देना है 10 लाख रुपए का,
और क्या देना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देना है, कितने रुपए का, 3 लाख। लो जी भुगतान हो गया। नंबर 4 पे क्या करना था, यही वाली एंट्री, 12% डिवेंचर को किसमें बदलना है, 13% डिवेंचर में, 75,000, ये भी डन। एक एंट्री और होगी इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, स्टैट्यूटरी रिजर्व। कल बताया था मैंने, कल मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि स्टैट्यूटरी रिजर्व को आपको ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि ये नियम है कंपनी लॉ एक्ट का, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 35,000 केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व को आपने ट्रांसफर करना है। दीज आर योर जनरल एंट्रीज फ्रेंड्स, दिस इज योर क्वेश्चन, व्हाट इज इट इज ऑल अबाउट, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब 2 बैलेंस शीट बनानी है तुमने, 2 बैलेंस शीट क्यों, ये मैं इसको साफ कर रहा हूं। बैलेंस शीट किसकी बननी है, सिर्फ और सिर्फ ए लिमिटेड की, मर्जर के केस में अलग, परचेज के केस में अलग। लो अभी दोस्तों मैं यहां, आप कहो तो मैं यहां बना दूं, चलो यहां बना दूं। सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं जोड़ कर दूंगा सीधा। इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख की ये पड़ी है, इसको कितने दिए थे, 10 लाख, तो इक्विटी शेयर तो आगे 40 लाख के। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की दी थी, 260 कितने का दिया, 3 लाख, इसके पास कुछ था ही नहीं। तो लो भी दोस्तों इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई 43 लाख, शेयर कैपिटल आ गया 43 लाख में। कैसे आया, 30 लाख गया ए का, 10 लाख के शेयर इसको दिए थे, 3 लाख का प्रेफरेंस शेयर दिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा 43 लाख कैसे आया। आगे आ जाओ, जनरल रिजर्व 12 लाख का ये पड़ा, और इससे कितना आया है, 60,000 का। लो भी दोस्तों 12 लाख 60,000। और क्या है, स्टैट्यूटरी रिजर्व 1,20 का इसका, 35 का इसका, 1,55 हो गया स्टैट्यूटरी रिजर्व। सरप्लस में 1,35 का, 63 इसका, 1,98,000। ये है दोस्तों आपका मर्जर के केस की बैलेंस शीट का जोड़, और इसका टोटल जोड़ जो आया आपका 59, 13, 75। यहां तक बन गई बात। नेक्स्ट आ जाओ, नॉन करंट लायबिलिटीज 12% डिवेंचर रहेंगे, कितने रुपए के आएंगे, 75,000, पर ये 12 नहीं माना जाएगा, कितना हो जाएगा, 13%। करंट लायबिलिटी में आ जाओ, करंट लायबिलिटी में 3,55 इसकी और 2,15 इसकी है, ये कितना हो गया दोस्तों, 5,70,000। टोटल जोड़ आ गया दोस्तों 65,58,000। ये है फ्रेंड्स मर्जर के केस में लायबिलिटी साइड का जोड़ 65,58,000। एसेट्स का बना दे, एसेट साइड का जोड़ कितना आएगा, देख लो 35 और 10 45 लाख 28,000, 13 और 7 20 लाख 30,000। टोटल जोड़ कर लीजिए 65,58,000। एब्सोल्युटली करेक्ट सम, फुल मार्क्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी को मैं अब साफ कर देता हूं। अब मैं आपके लिए बनाता हूं मर्जर के बाद परचेज का केस। सबसे पहले फिर शेयर कैपिटल पे आ जाओ। 30 लाख की इसकी थी, 10 होगी 40, 3 के प्रेफरेंस शेयर हो गए, 43 लाख हो गए, यानी 40 लाख की इक्विटी शेयर, 3 लाख की प्रेफरेंस शेयर। बैलेंस शीट तो आपको मैंने इश्यू शेयर्स में, डिवेंचर में, फाइनल अकाउंट में बताई है। एक सिस्टम से चलेंगे हम, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। जनरल रिजर्व 12 लाख का है, 12 लाख ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, पिछले में 12 लाख और 60,000, 12,60 आया था, इस बार सिर्फ 12 लाख आएगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व 1,20 और 35, हाँ ये 1,55 आएगा भाई। सरप्लस सिर्फ 1,35 का आएगा दोस्तों। इस केस के अंदर आप लोगों के पास जो चीज खास आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि आप लोगों ने अब ये सब कुछ ऐड नहीं करना है। आई होप आपको ये बातें क्लियर होगी। इस सवाल में एक नया रिजर्व जरूर आया था, दैट वाज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितने का आया था, 1,58,000 रुपए का। तो परचेज के केस में कैपिटल रिजर्व ने जन्म लिया है। नॉन करंट लायबिलिटी वही 75,000 की डिवेंचर, और करंट लायबिलिटी में बेटा क्या आएगा, दोनों का जोड़ 3,55 और 2,15, 5,70,000। और इसका बेटा अगर आप जोड़ देखेंगे तो ये आएगा 16,48,000 में, जबकि पिछली बैलेंस शीट में जोड़ आया था, इसका जोड़ आया है 65,93,000। इसका जोड़ आया है 65,93,000, जबकि मर्जर के केस में आया था 65,58,000। जोड़ थोड़ा डिफरेंस आएगा। एसेट साइड में आइएगा, एसेट साइड में प्लीज देखिएगा।
एसेट्स में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या है, एक तो है फिक्स्ड एसेट्स, देखिएगा 35 और 10 45,28,000 में। एक अभी अभी ये आया था ना अमलगमेशन एडजस्टमेंट, ये भी नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बनेगा अदर नॉन करंट एसेट्स के नाम से। फिर एक आएगी आपके पास करंट एसेट्स, वो कितना आएगा 13 और 7 20,30,000 और इनका जोड़ दोस्तों 65,43,000। दिस इज योर सम, दिस इज योर बैलेंस शीट्स। पेपर में इतना लेंथी सम नहीं आएगा, यू कैन सी कि आई ऑलमोस्ट टुक मोर देन हाफ एन आवर, तो दोनों टॉपिक आने बड़े मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि इट्स लेंथी सम। कोई एक टॉपिक आपसे पूछेगा कि मर्जर का है, परचेज का केस है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सब, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके पास फिर से 2-3 सम लेकर आऊँगा जिसमें मैं बेसिक कंसंट्रेट करूँगा परचेज कंसिडरेशन पर, और हम ट्रांसफरी कंपनी की तरफ ही मूव करेंगे क्योंकि ट्रांसफर कंपनी की एंट्री सेम है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया, पसंद भी आए, इसे देखिएगा। मुझे सुनने के लिए बेहद शुक्रिया।